चलिए, कल हम लोगों ने लास्ट में जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट कर ली थी, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज की हेडिंग डाल ली थी और आपको थोड़ा सा जनरल का मैंने बता दिया था किस तरह से हम लोग अप्रोच कर रहे होंगे टॉपिक को। सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में जो सबसे पहला कंपाउंड हमें पढ़ना है, एक तो KMnO4 पढ़ना और एक K2Cr2O7 पढ़ना हमें। पहला कंपाउंड स्टार्ट करेंगे KMnO4 के साथ। KMnO4 लिख दे या MnO4-1 लिख दे, ठीक है। कंपाउंड का नाम कल बता ही दिया गया था आपको, इसको बोलते हैं बेटा पोटेशियम पर मैंगनेट बोला जाता है। यहाँ पर Mn कौन से स्टेट का है? +7। याद करिए, कल आपको मैंने बोला था कि दोनों का जो अप्रोच होता है एक जैसा होता है ना, दोनों की कंडीशन बिल्कुल एक जैसी चलती होगी। KMnO4 है, K2Cr2O7 है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा। इसको बनाते वक्त बीच में एक इंटरमीडिएट मिलेगा। इसका इंटरमीडिएट कौन मिलेगा? K2MnO4। और इसका इंटरमीडिएट मैंने बोला था क्रोमेट मिलेगा आपको, ठीक है। ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा, और इसकी दोनों की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी इनकी ओर से। इसका ओर कौन था बेटा? MnO2, और इसका ओर कौन था बेटा? Cr2O3, है ना, या FeO.Cr2O3। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी बात करें, अगर यहां से पहले ये बनाना है और यहां से ये बनेगा, 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। यहां पर भी 2 स्टेप में रिएक्शन होगी, पहले इससे ये बनेगा फिर इससे ये बनेगा। यहां पर अगर आप इसका स्टेट देखें तो कौन सा स्टेट है बेटा? +4। कौन सा स्टेट है बेटा? +3। यहां से इसको बनाना है +6 पहले, है ना। यहां पर भी ये +6 बनाना है। अगर आपको ऑक्सीडाइज कराना है तो आपको चाहिए सस्ता सुंदर टिकाऊ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। वो हम लोग शुरू से यूज करते आ रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन बहुत सारी चीजें यूज हो सकती है। कल मैंने आपको बताया भी था, F2 यूज कर सकते हो, ओजोन यूज कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, मॉड्यूल में दे भी रखी है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में लिमिटेड रिएक्शन है तो अपन सिर्फ एनसीईआरटी वाली रिएक्शंस की बात करेंगे। वैसे यहाँ पर भी वही बात होगी। इसी के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ से जब यहाँ जाना होगा, तो मैंने कल आपको बोला था, एक तो एसिडिक मीडियम वाला कहानी बताया था आपको, ठीक है, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन वाली भी बात बोली थी आपको। यहाँ पर क्या होगा, क्रोमेट से डाइक्रोमेट जब जा रहे होंगे, तो मैंने कल एक बात बोली थी, 1 से 2 में जाने के लिए एसिडिक मीडियम का आपको क्या करना पड़ेगा? यूज करना पड़ेगा, ठीक है। एक और बात समझे, Mn से Mn मिल रहा है, क्रोमियम से क्रोमियम मिल रहा है, ये बात ठीक है। बट आपको जब KMnO4 बनाना होगा तो बताइए, इसके पास तो पोटेशियम है नहीं, और यहाँ पर क्या है बेटा? पोटेशियम। यहाँ पर सोडियम है नहीं, और यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा? सोडियम। तो पोटेशियम या सोडियम लाने के लिए आप यहाँ पर कुछ कंपाउंड डालेंगे जिसमें पोटेशियम या सोडियम प्रेजेंट हो, और वो कंपाउंड्स कल बोला भी था, हॉल्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस की तरह NaOH या Na2CO3 आप मिलाएंगे तो ये मिल जाएगा, और KOH या K2CO3 आप मिलाएंगे तो ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन ऑपरेट कर रही होंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले KMnO4 के साथ। ये क्या है? हाँ, चले स्टार्ट करते हैं KMnO4 के साथ, ठीक है। सबसे पहले प्रिपरेशन की अगर हम लोग बात करें तो प्रिपरेशन फर्स्ट स्टेप से शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टेप आता है MnO2 का। कल बताया था आपको इसका नाम क्या होता है बेटा? पायरोल्यूसाइड, है ना। लेकिन मैं एनसीईआरटी की रिएक्शन लिखा रहा हूं, केवल आपको एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आएगा। पायरोल्यूसाइड जो है, यहाँ पर Mn कौन से स्टेट का बेटा? +4 है। एक बात और समझे, पायरोल्यूसाइड जो होता है, ये जब प्योर फॉर्म में होता है तो इसका कलर ब्राउन होता है, लेकिन यहाँ पर ये इंप्योरिटी के फॉर्म में है, क्योंकि और है थोड़ी बहुत इंप्योरिटी, इसलिए कौन से कलर का दिख रहा है आपको? ब्लैक, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही आप MnO2 को ऑक्सीडाइज कराएंगे किसके प्रेजेंस में बेटा? KOH या O2। यहां पर आपने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, सुनते जाइए अभी, है ना। MnO2 का रिएक्शन आपने KOH से कराया इन प्रेजेंस ऑफ O2। स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा अभी इसका। और जैसे ये रिएक्शन हुई तो पहले आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, और वो इंटरमीडिएट कौन मिलेगा बेटा? K2MnO4। क्या करेगा ये ऑक्सीजन इसे ऑक्सीडाइज करेगा, +4 से कहां पहुंचाएगा बेटा? +6 पे। और ये जो KOH है ये इस पे अटैक कर देगा, तो पोटेशियम का कंपाउंड आपको मिल गया। ये जो K2MnO4 मिला है, इसको कल आपको बोला भी था, इसका नाम आता है बेटा पोटेशियम मैंगनेट, ठीक है। एनसीईआरटी बोलता है यहां पर कि आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में या तो O2 यूज कर सकते हो या KNO3 यूज कर सकते हो। क्या क्या यूज कर सकते हो? O2 या KNO3, ठीक है। वैसे तो आप O3, F2 बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में 2 ही चीजें मेंशन है, एक तो O2 और एक KNO3, वरना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत सारे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चलेगा। जब ये K2MnO4 मिला, तो ये जो K2MnO4 है, इसमें इस कंपाउंड का कलर कैसा होता है बेटा? ग्रीन, है ना। Mn+6 का कलर कैसा होता है? ग्रीन। और ये जो +6 वाला Mn आपको मिल रहा है, इसको जैसे ही आप एसिडिक मीडियम, 2 तरीके से इसकी रिएक्शन कराई जा सकती है। एक तो इसका इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दो, वो सेकंड मेथड देखेंगे, वो कमर्शियल मेथड है, उसको अलग से लिखेंगे। और एक इसका होता है कि न्यूट्रल मीडियम या न्यूट्रल मीडियम या एसिडिक मीडियम, दोनों मीडियम में ये डिस्प्रोपोर्शनेशन भी शो करता है।
और जब ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा MnO4 -1 और साथ ही साथ क्या मिल जाएगा, MnO2 भी मिल सकता है। ये जो MnO2 मिल रहा है इसको हम लोग वापस से क्या कर देंगे बेटा, रिसाइकल कर देंगे और यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो Mn+6 से Mn+7 और +4 में ये चेंज हो जा रहा है। ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है इसकी। दूसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या आती है वो देखें। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है दैट इज कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में रिएक्शन जो एनसीईआरटी लिखता है वो ऐसा लिखता है कि पहले आप MnO2 का क्या कराएंगे, अल्कलाइन ऑक्सीडेशन कराएंगे। अल्कलाइन ऑक्सीडेशन मतलब अल्कली की प्रेजेंस में आप ऑक्सीडेशन कराएंगे और अल्कलाइन ऑक्सीडेशन में जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप यूज कर रहे हो, इस बार O2 के बदले क्या यूज करा है, KNO3। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर रहा है। नाइट्रेट जो है बेसिकली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। Mn+4 से Mn+6 में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा यहां पर हो रहा है सेम वही रिएक्शन है, बस पोटेशियम हम लोग नहीं लिख रहे, बाकी सब कुछ सेम है। और ये जो MnO4 -2 आपको मिल रहा है यहाँ पर, है ना, MnO4 2- मिल रहा है जो कि ग्रीन कलर का था, इसका जैसे यहाँ पर डिस्प्रोपोर्शनेशन हुआ एसिडिक मीडियम में, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन भी कराया जा सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन कराने पर आपको मिलेगा MnO4 -1। ये दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एनसीईआरटी के अंदर। और तीसरा लैब मेथड कल शायद बताया भी था आपको, Mn+2 को पर सल्फेट के साथ, वो भी अभी हम लोग लिखेंगे। इसके लिए स्टेटमेंट एक बार मैं बोल दे रहा हूं, लिख लेना। कंबाइंड स्टेटमेंट लिखवा दे रहा हूं दोनों के लिए, ठीक है। रिएक्शंस तो है ही, रिएक्शन लिखना ही है, स्टेटमेंट भी लिख लीजिएगा। व्हेन पायरोल्यूसाइट इज फ्यूज्ड विथ, व्हेन पायरोल्यूसाइट, है ना, पायरोल्यूसाइट और हो गया MnO2, फ्यूज्ड मतलब मेल्ट फॉर्म में ये रिएक्शन हो रही होगी बेसिकली। व्हेन पायरोल्यूसाइट इज फ्यूज्ड विथ अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड, फ्यूज्ड विथ अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट आपको लिखा है ये इस स्टेप को कवर कर रहा है, अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड और ये अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड। यहां पर ये दो बातें इसमें कवर होती है। अल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड in presence of oxidizing agents, in presence of oxidizing agents like O2/KNO3, in presence of oxidizing agents like O2/KNO3, then green colored K2MnO4 is obtained, then green colored K2MnO4 मतलब मैंगनेट जो है, पोटेशियम मैंगनेट is obtained। आगे लिखिए, this K2MnO4 disproportionates, this K2MnO4 disproportionates in neutral or acidic medium. This K2MnO4 disproportionates in neutral or acidic medium to produce purple colored KMnO4, to produce purple colored KMnO4, to produce purple colored KMnO4। ठीक है। ये जो अभी पॉइंट लिखा गया है, हम लोग फिर से, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, रिएक्शन में मैंने यहाँ पर H+ लिखा है, मतलब एसिडिक मीडियम लिखा है। एनसीईआरटी में दोनों बातें लिखी हुई है, न्यूट्रल भी लिखा है और एसिडिक भी लिखा। वही लिखा है आपको कि न्यूट्रल में और एसिडिक दोनों में ये डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, लेकिन रिएक्शन लिखते वक्त एनसीईआरटी भी सिर्फ एसिडिक मीडियम लिखाता है, लेकिन स्टेटमेंट पूरा पता होना चाहिए कि ये न्यूट्रल और एसिडिक दोनों में क्या होता है बेटा, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है। इसके अलावा एक लाइन और लिख लें, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको भी लिखवा ही दे रहा हूं। ग्रीन कलर्ड मैंगनेट आयन, green colored manganate ion, that is MnO4 2- ion, है ना। green colored manganate ion can also be converted into, green colored manganate ion can also be converted into purple colored KMnO4. green colored manganate ion can also be converted into purple colored KMnO4 by using electrolytic oxidation. Green colored MnO4 2- या manganate ion can also be converted into purple colored KMnO4 by using electrolytic oxidation, by using electrolytic oxidation। ठीक है। अब ये दोनों जो रिएक्शंस हैं इनको लिख ले। पहला वाला एक नॉर्मल मेथड हो गया, दूसरा भी वही चीज है बट रिएजेंट थोड़े से चेंज हो गए, O2 के बदले KNO3 आ गया।
और डिसप्रोपोर्शनेशन के बदले हमने इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करा दिया है। इसके अलावा आएगा इसका लैब मेथड 3rd नंबर पे, जो हम लोग देखेंगे अभी। चलो बेटा लैब मेथड पे आते हैं। लैब मेथड क्या बोलता है, तो इसमें स्टेटमेंट नहीं लिखा रहा हूँ, डायरेक्ट सिंगल सी एक ही स्टेप की रिएक्शन है, तो इसमें स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। Mn+2 लिया आपने, और Mn+2 का रिएक्शन आपने किससे करा दिया बेटा? कर आपको नाम बताए थे, इसके 2 नाम बताए थे, एक तो परऑक्सो डाइसल्फेट बोलते हैं इसको, या फिर इसको पर सल्फेट आयन भी बोला जाता है। तो ये क्या है बेटा? बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ध्यान से देखिए, ये बहुत पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये Mn+4 को, सॉरी Mn+2 को सीधे सीधे किसमें कन्वर्ट करेगा बेटा? Mn+7 में। और ये जो पर सल्फेट है, कल हमने कैटलिस्ट वाली रिएक्शन भी देखी थी कल या परसों, जिसमें ये I- के साथ जब रिएक्शन कर रहा था तो पर सल्फेट वाज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू सल्फेट। तो यहां पर भी वही हो रहा है कि पर सल्फेट जो है वो खुद रिड्यूस होकर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? सल्फेट में। और मैंने बोला था इसमें सल्फर का रिडक्शन नहीं होता है, रिडक्शन ऑक्सीजन का होता है। जो बीच में परऑक्सी लिंकेज है वो -1 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है बेटा? -2 में। तो ये है ना एक तीसरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है KMnO4 के लिए, नोट कर लें इसे। चलिए बेटा नेक्स्ट यहाँ पर इन प्रिपरेशंस के बाद जो 2 कंपाउंड्स हम लोगों ने पढ़े, एक तो फाइनल प्रोडक्ट पढ़ा और एक इंटरमीडिएट पढ़ा, उन दोनों के हम लोग स्ट्रक्चर्स और स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले मैंगनेट की बात की जाए तो मैंगनेट का कलर अभी आपको बताया कौन सा कलर होता है बेटा? इसका ग्रीन। और ये पर मैंगनेट आप जानते हैं पर्पल कलर का होता है। सबसे पहले अगर Mn+6 है, ध्यान सुनेगा, Mn+6 है तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा बेटा? D1। और Mn+7 है तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या बनेगा बेटा? D0। D0 कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद भी इसका पर्पल कलर है, मतलब इसका रीजन हमने पढ़ा हुआ था चार्ज ट्रांसफर। जैसे D1 से D9 अगर होता है तो वो तो कलर दिखाता ही है क्योंकि उसमें DD ट्रांजिशन पॉसिबल होता है। लेकिन अगर D0 या D10 होने के बाद भी कलर आता है तो कलर आने का रीजन आपको बताया जा चुका है, चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना से यहाँ पर कलर आ रहा है। स्ट्रक्चर बनाने की बात करें, ध्यान सुनिएगा, मैंने आपको बोला था कि मैंगनीज की सिमिलैरिटी आप क्लोरीन के साथ लेकर चलेंगे। तो जैसे MnO4 माइनस है, पर मैंगनेट है, वैसे ही पर क्लोरेट जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। इसका भी स्ट्रक्चर बनाए अगर हम, तो सॉरी Cl लिख दिया मैंने, मैंगनीज से बात कर रहे हैं तो बेटा सबसे पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है यहाँ पर, और वहां पर भी मैंगनीज का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ इन सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और सबकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बनती है, और सारे बॉन्ड्स यहाँ पर जो पाई बॉन्ड्स बनते हैं वो डी पाई पी पाई टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं। तो अब देखिए 2 ऑक्सीजन पे माइनस और माइनस आ रहा है, एक ऑक्सीजन जो बच रहा है ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये वाला ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन रहा होगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, ये डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड डबल बॉन्डेड, ये पर मैंगनेट वाला स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी बना भी चुके हैं जब हमने चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना पढ़ा था। इसके बारे में और भी कलर्स वगैरह मैंने आपको, मतलब कलर्स क्या, बॉन्ड लेंथ वगैरह की बातें लिखवाई थी कि जैसे इन दोनों के बारे में पहला पॉइंट जो जनरल पॉइंट आता है, इसकी ज्योमेट्री कैसी है बेटा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री पॉसिबल होती है, एक तो स्क्वायर प्लेनर और एक टेट्राहेड्रल। तो ये भी टेट्राहेड्रल है, ये भी टेट्राहेड्रल है। हाइब्रिडाइजेशन भी बता चुके आपको, sp3 होता है इनका। इसके अलावा अगर हम लोग बॉन्ड्स की बात करें, पाई बॉन्ड्स की बात करें, 2 पाई बॉन्ड है और दोनों पाई बॉन्ड कौन से बेटा? डी पाई पी पाई, है ना, डी पाई पी पाई बॉन्ड्स है। यहां पर भी दोनों पाई बॉन्ड्स कौन से हैं बेटा? सॉरी, तीनों पाई बॉन्ड्स कौन से हैं बेटा? डी पाई पी पाई। इसके बारे में लाइन लिखता है एनसीईआरटी कि इसके फॉर्मेशन में, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन ओवरलैप्स विद d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। तो वो यही कहना चाह रहा है कि पाई बॉन्ड में इसका p ऑर्बिटल और इसका d ऑर्बिटल है, तो p पाई d पाई बोल दें, और अगर इस रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो d पाई p पाई बोल दिया जाएगा। इस तरह का स्टेटमेंट दिया एनसीईआरटी ने। और सुने,
क्या यहाँ पर बॉन्ड लेंथ के हिसाब से अगर बात की जाए तो बेटा क्या यहाँ पर अभी फिलहाल में 2 सिंगल और 2 डबल बॉन्ड दिख रहे हैं तो यस, लेकिन क्या यहाँ पर रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन की पॉसिबिलिटी है या नहीं है? और जब रेजोनेंस होगा तो बेटा सारी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएंगी? सेम। ऑल 4 बॉन्ड लेंथ विल बी इक्वल। तो यहां पर वही स्टेटमेंट आएगा, ऑल 4 MnO बॉन्ड लेंथ आर सेम। और इसमें भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी वही कंडीशन है। ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने चार्ज ट्रांसफर में सॉल्व किया था, तो यहां पर भी वही बात आएगी, ऑल 4 MnO बॉन्ड लेंथ विल बी सेम। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है वो समझिए, इधर देखो, इसकी चारों बॉन्ड लेंथ आपस में सेम है, इसकी चारों बॉन्ड लेंथ आपस में सेम है, लेकिन इसकी और इसकी बॉन्ड लेंथ आपस में सेम नहीं है, ये पता होना चाहिए। अब अगर इसकी सारी बॉन्ड लेंथ को हमने y मान लिया थोड़ी देर के लिए और इसकी सारी बॉन्ड लेंथ को x मान लिया, ये x है ये y है, तो x और y में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, इस तरह का क्वेश्चन एक फ्रेम हो सकता है। तो आपको सीधा सीधा जो बॉन्ड लेंथ के लॉजिक्स बताए गए थे वही लगाने। सबसे पहला फैक्टर बॉन्ड लेंथ का होता है शेल नंबर। बेटा MnO और MnO का शेल नंबर दोनों जगह क्या आएगा? सेम। दूसरी बात आपको बोली थी, शेल नंबर के बाद बॉन्ड ऑर्डर, और दोनों के बॉन्ड ऑर्डर अलग है। इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 6/4, दो ही जगह पाई बॉन्ड है, और उसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 7/4। इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.66 है, सॉरी इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है, उसका बॉन्ड ऑर्डर 1.75 है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, मतलब x और y में से x बड़ा निकलेगा और y छोटा निकलेगा। तो ये आप कंपेयर कर सकते हैं, मैं लिखवा नहीं रहा हूं बट आपको तरीका बता दिया, जो भी आए तो बॉन्ड लेंथ का जो फैक्टर्स पड़े वही लगाना है आपको। और सुने, अगला क्वेश्चन बन सकता है बॉन्ड एंगल का। ये जो ज्योमेट्री है ये रेगुलर है, क्योंकि कॉन्जुगेशन की वजह से हर जगह 1.5 1.5 1.5 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आएगा, और जब ये रेगुलर ज्योमेट्री बन जाएगी तो ऑल बॉन्ड एंगल्स विल बी इक्वल। इसमें सारे बॉन्ड एंगल बराबर होंगे, और sp3 में अगर सारे बॉन्ड एंगल बराबर होते तो कितने के होते हैं? 109.5। कितने एंगल होंगे 109.5 के? 6 याद रखिएगा। यहां पर भी जब कॉन्जुगेशन होगा सारे बॉन्ड एंगल बराबर निकलेंगे, इसके भी सारे बॉन्ड एंगल 109.5 के आएंगे, और दोनों के बॉन्ड एंगल्स बराबर हैं लेकिन दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग है। मैं आपको शुरू से केमिकल बॉन्डिंग से बोलते आ रहा हूं, किसी भी साइड एटम के पास रिपल्शन कम करने के 2 तरीके होते हैं, या तो वो एंगल बदल ले या वो लेंथ बदल ले। एंगल इन्होंने कांस्टेंट रखा है, बट इन्होंने लेंथ में वेरिएशन करके आपस में क्या कर लिया है, बॉन्ड एंगल को कांस्टेंट रखते हुए चल रहे। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री को मेंटेन करते हुए चलते हैं। इसके बाद और सुने, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? D1। D1 होने का मतलब ये है कि इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरा और डायमैग्नेटिक की तरफ चल रहे हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है इसका नेचर कैसा आ जाएगा बेटा? पैरामैग्नेटिक। और सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? D0। D0 मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा आ जाएगा? डायामैग्नेटिक। लेकिन इसमें एनसीईआरटी एक पॉइंट और लिखता आगे कि ये डायामैग्नेटिक तो है बट इट कैन शो टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म, ऐसा लिखता है एनसीईआरटी। तो पहले आप यहां तक लिख लें फिर आगे बात करते हैं। चलिए बेटा, है ना, यहां पर ये जो डायामैग्नेटिक वाला पॉइंट है इसके साइड में एक लाइन और लिखिएगा, एनसीईआरटी की लाइन है। KMnO4 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। इट कैन शो टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। इट कैन शो टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। इट कैन शो टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ वो समझने की कोशिश करिए। पहली बात, KMnO4 जब एग्जाम में आ जाए, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का क्वेश्चन है बाई चांस और उसमें KMnO4 है, तो आपको KMnO4 देख के आंसर नहीं देना है, आपको पहले बाकी ऑप्शन चेक करने हैं।
क्योंकि KMnO4 डायामैग्नेटिक में भी कंसिडर किया जा सकता है, और ये जो लाइन लिखाई गई है एनसीईआरटी की, इसके अकॉर्डिंग ये पैरामैग्नेटिक में भी कंसिडर किया जा सकता है। तो आप KMnO4 से आंसर जज नहीं करेंगे, पहले आप बाकी ऑप्शन चेक करेंगे, उनमें से कोई मोर अप्रोप्रिएट आंसर है तो आंसर हो जाएगा, वरना इसको पैरा भी कंसिडर कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, और डाया भी कंसिडर कर सकते हैं। फिर भी अगर अपने को एक ही चीज कंसिडर करनी तो अपन जनरली इसको डाया ही लेकर चलेंगे। पर वो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म है उसका मतलब क्या है, ये जब लाइन लिखता है एनसीईआरटी तो उसके आगे ब्रैकेट में लिखता है कि दिस टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ एमओटी विच इज बियॉन्ड आवर स्कोप, ऐसा लिखा है। ठीक है, हाँ। तो कहने का मतलब क्या है उसका, बियॉन्ड आवर स्कोप, कि हम जो एमओटी पढ़ते हैं वो केवल डायटोमिक की पढ़ते हैं और ये पॉलीएटॉमिक है, तो ये हमारे लेवल की बात नहीं है। लेकिन इसको आप थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करें तो जैसा हमने चार्ज ट्रांसफर समझा था, पोलराइजेशन समझा था, आप उससे थोड़ा सा इमेजिन करें। Mn+7 पे फिलहाल में +7 में तो D0 है, ठीक है। और जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, चार्ज ट्रांसफर में इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे यहां से, जब इलेक्ट्रॉन ले रहा था तो D0 नहीं बचेगा, D1 D2 D3 इस तरह से बात आएगी। और जब वो D1 D2 D3 आएगा तो थोड़ी देर के लिए क्या बन जाएगा बेटा, पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। तो आप इस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं। बट फिर भी आपको अगर एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होता तो डाया ही लेके चलते हैं। बट जब भी क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक या विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, उसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से अगर KMnO4 है तो पहले आप बाकी 3 ऑप्शन जरूर चेक करें, क्योंकि इसको जरूरत पड़ने पर डाया भी ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पैरा भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक पॉइंट और याद करें, जैसे कि MnO4 माइनस बन रहा है ना, KMnO4 की बात चल रही है, तो एनसीईआरटी लिखता है KMnO4 और KClO4 क्या होते हैं बेटा, आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं। ये मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि Mn और क्लोरीन की प्रॉपर्टी आपको लगभग क्या लेके चलनी है, सेम लेके चलनी है। तो जो काम Mn कर रहा है वही काम कौन कर रहा होता है, Cl, या जो काम Cl कर रहा होता है वही काम कौन कर रहा होता है, Mn। स्टेटमेंट लिख लेना, KMnO4 is isostructural with KClO4. KMnO4 is isostructural with KClO4. KMnO4 is isostructural with KClO4. चलो बेटा, है ना। ये प्रॉपर्टीज हो जाने के बाद अभी हम लोगों ने जो इसके स्ट्रक्चर्स वगैरह से रिलेटेड बातें थी वो करी। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टी में भी ध्यान देते जाइएगा। लगभग KMnO4 और K2Cr2O7 की प्रॉपर्टीज भी आपको एक जैसी मिलेंगी, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं बेटा, हीटिंग इफेक्ट। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। जब पी ब्लॉक में ऑक्सीजन की प्रिपरेशन हम लोगों ने पढ़ी थी तो वहां पर मैंने 2 रिएक्शन, मैंने आपको ऐसा पॉइंट बोला था कि कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें खूब सारी ऑक्सीजन होती, भर भर के ऑक्सीजन होती, उसको जब आप हीट करोगे तो आपको O2 मिलेगा। हमने वहां पर K2Cr2O7 को हीट करके भी ऑक्सीजन बनाया था और KMnO4 को हीट करके भी ऑक्सीजन बनाया था। तो मैंने बोला था उस टाइम पे कि मैं सिर्फ लिखवा रहा हूं आपको, फिलहाल में डिस्कशन आगे करेंगे डी ब्लॉक में, तो वो डिस्कशन अब कर रहे हैं क्योंकि अब आपको प्रोडक्ट बनाना थोड़ा आसानी से आ जाएगा। हम लोग यहाँ पर KMnO4 को हीट कर रहे हैं। अभी इस पूरे प्रिपरेशन में मैंने इसको क्या बोला था, इसको मैंने इनिशियल और बोला था या इंटरमीडिएट बोला था या फाइनल प्रोडक्ट बोला था, फाइनल। अभी आपने और को हीट करके इंटरमीडिएट बनाया था, इंटरमीडिएट को हीट करके फाइनल बनाया था। अब जब आप हीट कर रहे हो तो इधर जाओ, उल्टा कर दो बस, और कुछ भी नहीं करना। इसको हीट करने पे पहले तो इंटरमीडिएट मिलेगा, साथ में आपका जो और था वो भी मिल जाएगा। और कहने का मतलब है एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिल जाएगा, और साथ ही साथ इसमें खूब सारी ऑक्सीजन है तो ये ऑक्सीजन भी क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। बस इतना सा काम है कि जो आपने प्रिपरेशन में किया था ठीक उसका उल्टा करते जाए और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करा दे। ऐसा K2Cr2O7 में भी होगा। K2Cr2O7 की प्रिपरेशन किससे शुरू होगी, Cr2O3 से चालू होगी, फिर मिलेगा क्रोमेट और फिर मिलेगा डाइक्रोमेट। तो डाइक्रोमेट को जब हीट करोगे तो क्रोमेट मिलेगा, Cr2O3 मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। दोनों का हीटिंग एक जैसा बिल्कुल। आगे बात करते हैं रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला भी था या कल भी बोला था कि 1 से 2 में बदलने के लिए आपको एसिडिक मीडियम चाहिए होगा। तो यहां आप एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, यहां पर 1 से 2 का कन्वर्जन होगा। ध्यान से देखिएगा कैसे होगा कन्वर्जन, समझिए। KMnO4 लिया आपने, ठीक। इस KMnO4 की रिएक्शन आप किससे करा रहे हैं बेटा, H2SO4 से करा रहे हैं। अब ध्यान देगा, ये पोटेशियम है 2, ये सल्फेट के साथ जुड़ के बाहर K2SO4 निकल गया। क्या H2SO4 जो होता है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है या नहीं होता, होता है। तो अभी H2 यहां पर है, यहां का एक ऑक्सीजन कम कर दो और ऑक्सीजन इसको दे दो, ये H2O भी बाहर। अब ये सब हटने के बाद यहां पर जो बच रहा है इसको आप कंबाइन कर दीजिए तो आपको मिलेगा Mn2O7, ये मिल जाएगा।
ये जो Mn2O7 है ये ऑयली ग्रीन सब्सटेंस होता है बेटा, ऑयली ग्रीन सब्सटेंस होता है और ये एक एक्सप्लोजिव की तरह भी काम करता है, ऐसा एनसीईआरटी में तो खैर अलग से है ना, पर आपको कभी आ देखो क्या मेन बात क्या है यहाँ पर, ग्रीन कलर में मैंगनीज के दो कंपाउंड्स आपको दिख रहे हैं, पहला तो ये भी ग्रीन है और दूसरा ये भी ग्रीन है, ठीक है, दो ग्रीन सब्सटेंस दिख रहे हैं। तो एमएन के ही दो ग्रीन सब्सटेंस है और इसीलिए आपको जब एग्जाम में आएगा तो अगर ऑयली ग्रीन लिख के दे या ग्रीन टाइप ऑफ सब्सटेंस विच इज ऑयली इन नेचर, समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, Mn2O7। या बोले या ग्रीन कलर्ड कंपाउंड ऑफ मैंगनीज विच इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, समझ जाइएगा Mn2O7 की बात हो रही है ना। तो ये पहले तो रिएक्शन लिखे ऑयली ग्रीन सब्सटेंस और साइड में लिखेगा इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। चले बेटा ना, थर्ड पॉइंट की तरफ चले, थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ चले। तो KMnO4 में मैंगनीज कौन सी स्टेट में बेटा, +7, जो कि इसकी क्या है, हाईएस्ट स्टेट है। और अगर कोई एलिमेंट अपनी हाईएस्ट स्टेट पे है और रिडॉक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करें तो वो इससे ऊपर तो जा नहीं सकता, केवल कहां आ सकता है, नीचे। जब +7 से नीचे आएगा तो खुद का क्या होगा बेटा, रिडक्शन, और काम किसकी तरह करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और KMnO4 एक अच्छा खासा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। मैंने आपको बोला भी था कि K2Cr2O7 Cl- को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, लेकिन ये कर देगा, मतलब ये K2Cr2O7 से तो फार बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन इसके जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर की बातें हैं ये आप पढ़ भी चुके होते हैं बहुत बार, रेडॉक्स वेडॉक्स में भी पढ़ चुके होते हैं आप, कि MnO4 जो है, KMnO4 जो है, ये मीडियम बेस्ड रिएक्शंस दिखाता है। एसिडिक मीडियम में इसका एन फैक्टर कुछ और होता है, अल्कलाइन मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में इसका एन फैक्टर कुछ और होता है, और स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में इसका एन फैक्टर कुछ और होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें, स्टेटमेंट बोल देता हूं, पहले लिख लेना, इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन एक्ट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। और वो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसकी रिएक्शंस आपको दे रखी, ध्यान से देखें। KMnO4 जो है पर्पल कलर का होता है बेटे, और जब एसिडिक मीडियम में आप इसकी रिएक्शन कराएंगे तो एसिडिक मीडियम में ये खुद तो रिड्यूस होना ही है, तभी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये रिड्यूस होके +7 से रिड्यूस होके कहां पर आ जाता है बेटा, +2 पे। अब ये याद ही रखना है अपने को कि ये किस मीडियम में कहा जाता है। अगर हम अल्कलाइन न्यूट्रल मीडियम की बात करें पहले, तो न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 आता है, और न्यूट्रल मीडियम को ही आप ट्रीट करेंगे एज अ वीकली अल्कलाइन मीडियम। तो वीकली अल्कलाइन मीडियम में भी ये +7 से +4 आ रहा है। +4 अभी याद करें, प्रिपरेशन यहां से शुरू करी थी, पायरोल्यूसाइड ब्लैक कलर का लिखा है, तो उस टाइम पे अभी क्या लिखा है, ब्राउन, क्योंकि ये प्योर MnO2 है, और वहां पर मैंने बोलता ओर में इंप्योरिटीज थी इसलिए वो ब्लैक था, ठीक है। यहां Mn+7 है, और आप स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम अगर लेंगे तो ये +7 से रिड्यूस होकर कहां पर आ रहा होता है बेटा, +6 में आता है। और +6 वाला ये कलर हम लोग जानते हैं मैंगनेट का कलर है, कौन सा कलर होता है, ग्रीन। पहले इसको नोट करें।
चले बेटा ना, यहां पर फोकस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा KMnO4 का तो उसके बारे में थोड़ा सा फोकस करें। रिएक्शन तो वही आएंगी जो आप पढ़ चुके हैं, कुछ भी अलग नहीं है, एक आध रिएक्शन अलग रहेगी बस, बाकी सुनते रहिए। आपको अगर लिख के दिया कि KMnO4 रिएक्ट्स विद समथिंग इन एसिडिक मीडियम, तो अपने को समझ में आना चाहिए कि सामने वाला जो रिएक्टेंट होगा उसका तो जो भी हो, Mn+7 से कहां जा रहा होगा बेटा, +2 पे। पहली बात तो ये। अगर आपको बोले न्यूट्रल मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है तो अपने को इतना समझ में आना चाहिए +7 से कहां जाएगा, +4। अगर बोला वीकली अल्कलाइन मीडियम तो +7 से +4, स्ट्रांगली अल्कलाइन मीडियम बोला तो +7 से +6। ये सामने दिख रहा है, क्लियरली लिख के आया जब, तो अपने को पता है क्या होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन और वीक अल्कलाइन लिख के नहीं देता, सिर्फ बोलता है अल्कलाइन। अब जैसे ही अल्कलाइन बोला तो आपके सामने दो पॉसिबिलिटीज होती है कि आप वीक अल्कलाइन माने या आप स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन माने। और जनरल टेंडेंसी ये बोलती है कि जब भी अल्कलाइन लिखा है तो आप क्या मान के चलेंगे, स्ट्रॉन्ग। लेकिन ऐसा होता नहीं, यहां पर वीक माना जाता है, ये बात ध्यान रखना। आप कभी लिखवाता हूं मैं स्टेटमेंट, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। वीक अल्कलाइन माना जाता है, क्यों माना जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में KMnO4 की जो रिएक्शंस दी है वो इस मीडियम और इस मीडियम की ही दी हुई है प्रॉपर्टीज के अंदर। और इसीलिए जब भी अल्कलाइन लिख के आएगा तो आप उसको स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन नहीं मानेंगे, आप हमेशा क्या मान के चलेंगे, वीक अल्कलाइन मान के चलेंगे। वैसे जनरल टेंडेंसी ये बोलती है कि स्ट्रॉन्ग मानना चाहिए, ऐसा मान भी लेते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन की रिएक्शंस ही नहीं है प्रॉपर्टीज में, केवल इन दोनों की, वही पढ़ेंगे भी हम लोग। तो इसीलिए जब सिर्फ अल्कलाइन लिख के आए तो आप क्या मानेंगे बेटा, वीक अल्कलाइन। पहले भी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं और हर बार जो आंसर गया है वो वीक अल्कलाइन के अकॉर्डिंग ही गया है। जब सिर्फ अल्कलाइन लिख के आया था तो वीक अल्कलाइन के अकॉर्डिंग ही आंसर जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में वही देगा। नोट बना के साइड में लिख लेना, खास बात है, क्योंकि आ गया तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए इफ ओनली अल्कलाइन मीडियम इज मेंशन्ड, इफ ओनली अल्कलाइन मीडियम इज मेंशन्ड, then if only alkaline medium is mentioned, then consider it to be weakly alkaline medium, then consider it to be weakly alkaline medium। तो अगर सिर्फ अल्कलाइन मीडियम लिखा है तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे बेटा, वीकली अल्कलाइन कंसिडर करके सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें KMnO4 की बात कर रहे हैं हम लोग, और पहले हमने क्या लिया बेटा, एसिडिफाइड KMnO4, मतलब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं एसिडिक मीडियम में। और एसिडिक मीडियम में Mn+7 से खुद कहां चेंज हो जाएगा बेटा, +2 के। +2 के कल कलर बताए थे, एक तो पिंक बोलते हैं, पर पिंक कब होता है, जब एक्वा कॉम्प्लेक्स होता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, एक्वा। ये एक्वा कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहां पर MnSO4 मिलेगा, मैंगनीज का सल्फेट मिलेगा। ये जो एसिडिक मीडियम है उसकी वजह से सल्फेट यहां पर आ रहा होगा, तो यहाँ सल्फेट मिलेगा, या आप Mn+2 बोलते हैं, या Mn का ऑक्साइड भी बोलते हैं, यहां मिल रहा होगा। तो आप ये Mn+2 ले रहे हैं, और ये कौन से कलर का होगा, कलरलेस। ये वो वाला पॉइंट है जो हमने SO2 और CO2 की रिएक्शन पढ़ी थी कि SO2 और CO2 को डिस्टिंग्विश करने के लिए KMnO4 यूज किया जाता था। तो पर्पल कलर को अगर कलरलेस कर देती थी कोई गैस तो वो SO2 होती थी, और अगर कलरलेस नहीं कर पाती थी तो वो CO2 गैस होती थी। तो ये वो पर्पल से कलरलेस वाला पॉइंट जा रहा है। ठीक है, इसमें कुछ बातें आपको समझनी है, वो समझिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात, जो एसिडिफाइड KMnO4 है उसके बारे में एनसीईआरटी ने क्योंकि लिख रखा है, क्वेश्चन बनता है कि आपको एसिडिफाई कराना है, तो एसिडिफाई कराने के लिए कोई एसिडिफाइड क्या बता रहा है कि मीडियम है। ठीक है, तो एसिडिफाई कराने के लिए आपको एसिड चाहिए। अब एसिड दो तरह के होते हैं, या तो डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड। ठीक है, और एसिडिफाई कराने के लिए आप कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड का यूज नहीं करेंगे। मीडियम जब भी प्रोवाइड करना होगा आप कंसंट्रेटेड एसिड प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों प्रोवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड्स की कैटेगरी में आते हैं, और ये मीडियम प्रोवाइड करने के बजाय खुद ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा। जैसे ये हुआ है, ये देखिए, आप ये खुद ही रिएक्शन कर लेता, आप खुद ही रिएक्शन कर लेगा तो वो जो दूसरा आने वाला रिएक्शन करने उसके लिए जगह ही नहीं बचेगी। रिएक्शन के जगह नहीं बचेगी तो क्या करेगा, बैठ के झुंझुना थोड़ी बजाएगा वहां पर। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली आप एसिडिक मीडियम जब भी प्रोवाइड करेंगे तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए आप कभी भी कंसंट्रेटेड एसिड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिड खुद रिएक्ट कर लेगा। आपके पास दूसरा ऑप्शन हमेशा रहेगा, और वो आप किसको यूज कर सकते हैं, डाइल्यूट एसिड को। एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए, मीडियम प्रोवाइड करने के लिए डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे। लेकिन डाइल्यूट एसिड में भी दो एसिड्स पे बात होती है, क्योंकि एनसीईआरटी इसके बारे में लिखता है, इसलिए इन दोनों के ऊपर ही क्वेश्चन बनता है कि डाइल्यूट एसिड में आप कौन सा डाइल्यूट एसिड यूज करोगे। डाइल्यूट तो HCl भी है, डाइल्यूट तो H2SO4 भी है, डाइल्यूट तो बहुत सारे एसिड है दुनिया में। ठीक है, तो आप डाइल्यूट एसिड में यूज करेंगे H2SO4 को।
आप HCl यूज नहीं कर सकते क्योंकि HCl में जो Cl माइनस है इसको तो KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर सकता है क्योंकि ये अपने मिनिमम स्टेट पे। और अगर ये आपने यहां ले लिया, जो कि अभी हम लेंगे भी थोड़ी देर बाद में, कि Cl माइनस को ये किस में बदल देगा, Cl2 में। अगर आपने इसको मीडियम बनाने के लिए यूज किया तो KMnO4 इसी से रिएक्ट कर जाएगा, और इसी से रिएक्ट कर जाएगा तो वही तो दिक्कत है कि इससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जो मीडियम के लिए आप यूज कर रहे हो उससे रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जो रिएजेंट्स आप लोगे उनसे रिएक्ट करना चाहिए। तो इसीलिए आप HCl को यूज नहीं कर पाएंगे, या आप कोई ऐसा एसिड यूज नहीं कर पाएंगे जिसमें एलिमेंट लोअर स्टेट में हो, क्योंकि KMnO4 उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज। तो आप H2SO4 यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि यहां पर सल्फर ऑलरेडी मैक्सिमम स्टेट पे और KMnO4 भी अपने मैक्सिमम में, तो दोनों के मैक्सिमम के बीच में रिडॉक्स हो पाना पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए बेस्ट जो आपका एसिडिफाई मीडियम प्रोवाइड करने के लिए होगा वो क्या होगा, डाइल्यूट H2SO4। नोट बनाइएगा, स्टेटमेंट लिखते जाइएगा, है ना। पहला पॉइंट लिखे, इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं, एक साथ लिखते जाइएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, dilute H2SO4 is used, dilute H2SO4 is used to provide acidic medium. Dilute H2SO4 is used to provide acidic medium. Second point लिखें, KMnO4 acts as self-indicator. KMnO4 acts as self-indicator. अगला पॉइंट लिखें, Mn+2 acts as autocatalyst. Mn+2 acts as autocatalyst. चलिए, अब ये जो पॉइंट्स आपको लिखाए गए, इनमें से फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग तो आपको समझा दिया गया है। सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट का मीनिंग क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है, जब भी टाइट्रेशन होता है तो टाइट्रेशन में रिएक्शन स्टार्ट कैसे भी हुई हो, एंड का पता चलता है कलर चेंज होने से। अगर जैसे आप लोगों ने ये सब है ना 10th में पढ़ा होता है इंडिकेटर के बारे में, कि एसिडिक मीडियम में हर इंडिकेटर का अलग कलर होता है, न्यूट्रल मीडियम में अलग होता है, बेसिक मीडियम में अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई रिएक्शन करा रहे हैं, कोई एक एसिड है और एसिड को बेस से रिएक्ट करा रहे हैं, तो जब तक एसिड और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट जब बराबर हो जाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो जाएगा तो पता कैसे चलेगा न्यूट्रल है, उसमें इंडिकेटर मिला देते 1-2 बूंद। जैसे ही इंडिकेटर का कलर चेंज हुआ तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है, वो रिएक्शन के कंप्लीशन को कलर चेंज करके दिखाता है। आप KMnO4 को देखिए, KMnO4 का इनिशियल कलर क्या होता है बेटा, पर्पल। लेकिन जैसे ही इसकी रिएक्शन कंप्लीट होगी, रिडॉक्स कंप्लीट होगा, तो ये +7 से +2 में जाएगा और पर्पल से क्या हो जाएगा, कलरलेस। तो यहां पर बिना इंडिकेटर के भी जब रिएक्शन खत्म होगी तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि कलर चेंज हो जाएगा। और कलर चेंज हो गया मतलब पर्पल से अगर सब कुछ कलरलेस हो गया, इसका मतलब रिएक्शन हो गई है, खत्म हो गई है। तो यही काम इंडिकेटर का होता है। इंडिकेटर कलर चेंज करके रिएक्शन बताता है, लेकिन KMnO4 की रिएक्शंस में आपको इंडिकेटर अलग से मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर खुद ब खुद ये खुद ही कलर चेंज कर लेता है। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सेल्फ इंडिकेटर। ये इसका पॉइंट है। इसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है कैटलिस्ट वाला। जो कैटलिस्ट वाला पॉइंट है उसको थोड़ी देर के लिए रोक के रखें, उसको डिस्कस करेंगे इन रिएक्शंस के बाद में। इधर आइए, अब आते हैं रिएक्शंस के ऊपर। और रिएक्शंस वही है जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। देखिए, एसिडिफाइड KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। एसिडिक मीडियम में खुद +7 से कहां जा रहा है बेटा, +2 में। सामने वाले खुद रिड्यूस हुआ है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। बताइए Fe+2 ऑक्सीडाइज होकर कहां जाएगा बेटा, Fe+3 में। क्या ये दोनों आइट आयन है या नहीं है बेटा, है। ओजोन से पढ़ते आ रहे हैं, आइट आयन विल गेट कन्वर्टेड इनटू 8। तो नाइट्राइट इनटू नाइट्रेट, सल्फाइट इनटू सल्फेट। और सल्फर के बारे में आप पढ़ भी चुके हैं। सल्फर की 4 स्टेट बताई थी, -2, 0, +4, +6। ये +4 में है, ऑक्सीडाइज होके कहां जाएगा बेटा, +6 में। वही बातें चलती जाएंगी यहाँ पर। ये +6 आ गया और ये 8 से 8 में +5 में जा रहा है। सल्फर -2 है, 2 कहानियां बताई थी इसकी, है ना। ये 0 पे जाएगा। PbS होता तो कहां जाता, PbSO4। सल्फर +4 का है, कहां जाएगा, +6 में। +6 में जा रहा है तो ये SO3 बना दे या सल्फेट भी बना दे, डिपेंड्स कैसा दिया हुआ है। CO2 +4 में क्या ये ऑक्सीडाइज हो सकता है, नहीं, नो रिएक्शन। यही तो पढ़ा था, CO2 और SO2 का डिस्टिंग्विश किया था KMnO4 की मदद से। हैलाइड जब भी -1 में होता है तो क्या 0 पे चला जाएगा या नहीं चलेगा। यहां पर F2 नहीं लिया गया, क्यों नहीं लिया गया, समझ में आ रही हो गया।
क्योंकि उसको ऑक्सीडाइज करने की औकात इसकी नहीं है। ठीक है, इस तरह से बात आ रही है। H2C2O4 यहां पर कार्बन +3 में ऑक्सीडाइज हो गए +4 में जाएगा, क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड बदलेगा कार्बोनिक एसिड में, और कार्बोनिक एसिड स्टेबल नहीं होता, टूट जाएगा, क्या बना लेगा? CO2 और वाटर। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट जो आ रहा है H2O3 - 2। इधर देखें, एक रिएक्शन पढ़ी थी हमने, एस्टिमेशन ऑफ ओजोन। वहां पर हमने H2O3 को ओजोन से रिएक्शन कराया था, I- वगैरह लिया था। सोडियम थायोसल्फेट गॉट कन्वर्टेड इनटू सोडियम टेट्राथायोनेट, वही रिएक्शन है और कुछ भी नहीं हो रहा। थायोसल्फेट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू टेट्राथायोनेट। तो अगर आपको वो रिएक्शन याद है तो सारी रिएक्शंस वही हैं जो आप पढ़ चुके हैं, बस एक ये थोड़ा सा ऑक्जेलिक एसिड अलग से आ गया है कि ऑक्जेलिक एसिड को आपने कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट किया। हालांकि कार्बोनिक एसिड बाकी जगह भी बन चुका है, लेकिन ऑक्जेलिक एसिड का कहीं पर डायरेक्ट मेंशन नहीं है। बाकी सारी रिएक्शंस वही है जो आप पढ़ चुके हैं। इन रिएक्शंस को नोट करें। चले बेटा, है ना। अब ये रिएक्शंस हो जाने के बाद अभी हम लोगों ने एसिडिफाइड KMnO4 की बात करी। अब साइड में लिखा हुआ है न्यूट्रल KMnO4। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था KMnO4 की 3 मीडियम्स में रिएक्शंस हैं। एनसीईआरटी ने उनमें से 2 ही मीडियम की रिएक्शन दे रखी है, एक तो एसिडिफाइड और एक न्यूट्रल। और न्यूट्रल को ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? वीकली अल्कलाइन मीडियम भी बोला जाता है। अब रिएक्शंस पे जरा ध्यान देंगे। 3 रिएक्शन आपके सामने आने वाली है, और मैं आपको ये बोलूंगा कि ये 3 रिएक्शन आपको रटनी है, ऐसा बोलूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि समझाने को ये 3 भी समझाई जा सकती, समझाने में दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इसको समझाया तो बाकी जितनी भी रिएक्शन अभी से पी ब्लॉक से लेकर अभी तक आपने पढ़ी वो सब आपस में कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए 3 को याद कर लें कि ये अलग होती है। बाकी हर जगह जो बताया कि इससे 8 से 8 में बदलेगा या -1 से 0 पे बदलेगा, वो चीज बाकी सबके लिए लग जाएगी। इसीलिए इनको याद रखना है आपको, ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, अब सुनिए क्या हो रहा है यहाँ पर। न्यूट्रल KMnO4 आ रहा है, और न्यूट्रल KMnO4 की रिएक्शन आप I- से करा रहे हैं। I- आ जाए या Br- आ जाए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। I- लिख रहा हूं मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली। I- दे दिया, एक ये H2O3 - 2 दे दिया, थायोसल्फेट, है ना। और एक आपके सामने आ रहा है Mn+2 खुद। जब आप इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो बेटा न्यूट्रल KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। खुद तो रिड्यूस होके +7 से कहां आएगा? +4 में, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। वैसे I- हमेशा I- से किसमें कन्वर्ट होता है बेटा? I2 में। लेकिन इस बार I- किस में कन्वर्ट हो रहा है? IO3 - 1। आयोडिक एसिड पढ़ते थे हम लोग बार बार, कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो वो क्या बनता था? HiO3। लेकिन आयोडिक एसिड कहां से बनता था? आयोडीन से बनता था, न्यूट्रल से बनता था। यहां से जब ऑक्सीडाइज करते थे ना, तब आयोडिक एसिड बनता था। इस बार कहां से बना है? -1 से बन गया सीधे। H2O3 - 2। H2O3 - 2 किसमें कन्वर्ट हो रहा था? S4O6 - 2 में। यहां पर डायरेक्ट कहां चला गया? यहां से 2 से 2.5 पे जाते हैं, यहां से 2 से डायरेक्ट 6 पे, सल्फेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसी तरीके से Mn+2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Mn+4। पहले इन दोनों को अभी साइड में रखिए, इस रिएक्शन को समझिए। रिएक्शन अगर एक लाइन में लिखेंगे तो क्या आएगा? KMnO4
reacts with Mn+2 to give 2 moles of KMnO2. ये एक तरह का कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है बेटा, लिखा है एनसीईआरटी ने इसका आगे, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि बेटा +2 वाला Mn भी +4 में जा रहा है, ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, और +7 वाला भी +4 में जा रहा है, ये हो गया रिडक्शन। जब सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसके दो मीनिंग निकलते हैं, या तो डिसप्रोपोर्शनेशन या फिर कॉम्प्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन कब होता है? जब सिंगल से डबल में चेंज हो रहा होता है, और यहां पर 2 से 1 में जा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब एक पॉइंट पूछ रहा हूं मैं आपसे, वो समझिएगा भाई। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो एसिडिफाइड KMnO4 भी है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो न्यूट्रल भी और अल्कलाइन भी है। अब बात आती है, आपसे पूछता है स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में, तो ये +7 से कहां जा रहा है बेटा? +2 में, ठीक है। और ये +7 से कहां जा रहा है बेटा? +4 में। दोनों में से ज्यादा रिडक्शन किसका हो रहा है? +7 वाले का। यहां पर जितना ज्यादा रिडक्शन होगा उतना स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। +7 से, है ना, +4। हिंदुस्तान में रह के ना कभी भी एक तो केमिकल्स पे भरोसा नहीं करना, और सायरन पे भरोसा तो बिल्कुल ही नहीं करना, ठीक है। हाँ, +7 से +2, सुनो, +7 से +2 जा रहा है, यहां पर क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। वहां पर +7 से +4 जा रहा है, क्या हो रहा है? रिडक्शन। देखने में ऐसा लगता है, या बताते वक्त भी मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है, जब मैंने ClO -1, ClO2 -1, ClO3 -1 और ClO4 - ऑक्सी एसिड के लास्ट में क्वेश्चन कराया था, तो मैंने बोला था ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर सिर्फ ये बताया जा सकता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा या नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग या वीक हमेशा E0 से पता चलता है, और यहां पर E0 आपको वैसे तो एनसीईआरटी ने दे रखा है, इनका E0 भी, वो भी यही बात सजेस्ट करेगा, लेकिन E0 नहीं भी तो मैं प्रोडक्ट देख के बता सकता हूं। क्योंकि आप देखिए ये I- को कहां पर ले जा रहा है? -1 से 0 पे, और वो -1 से +5 पे। तो आपको खुद समझ में आना चाहिए, यहां पर जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कम हो रहा है, और वहां पर ऑक्सीडेशन जो हो रहा है ज्यादा हो रहा है। ज्यादा ऑक्सीडाइज कौन कर पाएगा? जो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो एसिडिफाइड KMnO4 और न्यूट्रल KMnO4 की जब भी बात आए तो ज्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है बेटा? न्यूट्रल KMnO4। कई लोग ये बता देते हैं, खत्म, ठीक है। हाँ, आपको यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा है, प्रोडक्ट। हालांकि ऐसा, मैं एक चीज आपको इसमें और क्लियर कर दूं, ऐसा कोई कंफर्म नहीं है कि एसिडिफाइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या न्यूट्रल KMnO4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि HNO3 याद करिए, वहां पर मैंने बोलता टेम्परेचर और कंसंट्रेशन जब चेंज होता है तो ऑक्सीडाइजिंग पावर बदलता है। लेकिन फिलहाल में जो हमें रिएक्शन दे रखी है उसको देखकर आप क्लियरली ये बात बोल सकते हैं कि एसिडिफाइड और न्यूट्रल KMnO4 में से पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है बेटा? न्यूट्रल KMnO4 है, क्योंकि ये -1 से 0 पे बदल रहा है। इधर भी देखें, ये सल्फर को 2 से 2.5 पे ले जा रहा था, और वो सल्फर को 2 से +6 में ले जा रहा है। एक और बात नोटिस करें, अगर आप, आज हमने KMnO4 की प्रिपरेशन पढ़ी थी, KMnO4 की प्रिपरेशन जो लैब मेथड थी, वहां पर Mn+2 से डायरेक्ट किस में जा रहा था? +7 में। देखिए जरा रिएक्शन निकालिए लैब मेथड वाली, +2 से +7। यहां पर देखो, वहां पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था वो कौन था? परसल्फेट। और यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? KMnO4। ये +2 से कहां फेंक रहा है? +4 में, और वो +2 से कहां फेंक रहा था? +7। तो इससे एक कंक्लूजन आप निकाल सकते हो कि न्यूट्रल KMnO4 से भी पावरफुल परसल्फेट होता है, क्योंकि वो Mn को +2 से कहां फेंक रहा है? +7 पे, ठीक है। इस तरह की कॉमन बातें आ सकती हैं, तो अपने को समझ में आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने बोला था एक ऑटो कैटेलिस्ट वाला पॉइंट आपको लिखाया था Mn+2 के बारे में, उसके ऊपर बात करने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। यहां पर इसको देखें, H2C2O4, ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ये एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर आप उठाएंगे, उसके पैराग्राफ में लिखा हुआ है टाइट्रेशन के बारे में, वहां ये दे रखा है, बहुत इत्मीनान से एक पूरा पैराग्राफ दे रखा है। उसमें क्या दे रखा है सुनिएगा, H2C2O4 का जब KMnO4 के साथ टाइट्रेशन होता है, ठीक है, तो टाइट्रेशन में ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है और वो इसमें कन्वर्ट हो रहा है। तो बोलता है कि टाइट्रेशन में जब इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट होती है तो पर्पल से जो कलरलेस हो रहा है इसको बोलेंगे डीकलरेशन। तो इनिशियली द डीकलरेशन इज वेरी स्लो, शुरू में डीकलराइज बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम द डीकलरेशन बिकम्स फास्ट। ऐसा क्यों होता है? तो उसमें लिखता है क्योंकि जब शुरू में रिएक्शन हुआ तो Mn+2 मिला थोड़ा सा, और ये Mn+2 खुद रिएक्शन को कैटेलाइज करने लगेगा, और जब ये कैटेलाइज करने लगेगा तो रिएक्शन फटाफट आगे बढ़ेगी, और फटाफट आगे बढ़ेगी इसका मतलब है डीकलरेशन जो पहले धीरे धीरे हो रहा था इसके कैटेलिस्ट की तरह काम करते ही रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो ये कहना चाह रहा है, तो ये Mn+2 किसकी तरह काम कर सकता है बेटा? ऑटो कैटेलिस्ट की तरह। लेकिन ये
आपको मेंशन है कहां पर, रेडॉक्स में, पर कभी आ जाए तो यहीं पे लिखवा दिया गया आपको कि पॉइंट काम का है। एक और चीज सुनेंगे ध्यान से, चले बेटा ना, KMnO4 के बारे में जो डिस्कशन हम लोगों को करना था वो सब यहाँ पर हो चुका है। तो KMnO4 से रिलेटेड प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज जो भी है वो कंप्लीट होती हैं। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग K2Cr2O7, ठीक है। K2Cr2O7 जो है उसका भी कहानी आपको ऑलरेडी बताया मैंने, वही इंटरमीडिएट और वाली सारी वही सब बातें आएंगी, ऑलमोस्ट सेम ही कहानी है पूरी। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सेकेंड कंपाउंड दैट इज K2Cr2O7, दैट इज Cr2O7 -2 भी लिखा जा सकता है, डाइक्रोमेट की बात हो रही है। यहां पर क्रोमियम +6 है, यहां पर भी क्रोमियम +6 है। चेक करेंगे दोनों जगह बेटा, आपको क्रोमियम +6 दे रखा है और इसका प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ओर के साथ। देखिए ध्यान से, क्रोमाइट ओर जो है दैट इज FeCr2O4। एक तो ये तरीका होता है लिखने का, और दूसरा तरीका होता है इसको डॉट के फॉर्म में लिख दे तो FeO.Cr2O3 लिख सकते हैं। ओर का नाम क्या है बेटा, क्रोमाइट ओर है, ठीक। क्रोमाइट ओर में हमें मेन मतलब किससे है बेटा, Cr2O3 से। और Cr2O3 में अगर आप देखेंगे तो क्रोमियम का स्टेट कौन सा है बेटा, +3। अब आपको क्रोमियम को +3 से, देखो ये इनिशियल आपका ओर है, इससे पहले आप इंटरमीडिएट बनाओगे। इंटरमीडिएट क्या बताया था, डाइक्रोमेट बनेगा या क्रोमेट बनेगा, क्रोमेट। क्रोमेट में भी क्रोमियम का स्टेट +6 होता है। मतलब आपको इसको क्या करना है बेटा, ऑक्सीडाइज करना है। ऑक्सीडाइज करने के लिए वही सस्ता सुंदर टिकाऊ है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना काम में आएगा, दैट इज ऑक्सीजन। लेकिन मुझे पहले Na2Cr O4 बनाना है। क्या बनाना है, Na2Cr। और Na2Cr O4 बनाना है मतलब मुझे सोडियम को इंट्रोड्यूस कराना है। और सोडियम को इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैं वही या तो Na2CO3 यूज कर सकता हूं या NaOH यूज कर सकता हूं। दोनों बातें यूज हो सकती है, तो मैं लिख भी दे रहा हूं। जैसे यहां पर मैंने लिख दिया Na2CO3, या फिर आप चाहें तो NaOH भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आपने एक्सेस ऑफ एयर में ये रिएक्शन करा दी, मतलब O2 यहां पर काम कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब सुनिए क्या होने वाला है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है और ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। NaOH मान के चले या Na2CO3 मान के चले, ये अल्कलाइन नेचर का होता है बेटा, ये सॉल्ट भी अल्कलाइन नेचर है, ठीक है। तो अल्कली अल्कली से रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन अल्कली एम्फोटेरिक से रिएक्ट करेगा। कौशिक दा, जनाबे अली, सब सुनेंगे गाएंगे, पंजाबी कीर्तन हर किसी से रिएक्ट करता था। तो जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्रोमेट बनाएगा। और आप देखिए जैसे एल्यूमिनेट बनता था, बेरिलेट बनता था, वैसे यहां पर क्या बनेगा, क्रोमेट बनेगा।
ये O2 जो है ये इसको ऑक्सीडाइज जरूर करेगा। O2 जब Fe+2 को ऑक्सीडाइज करेगा तो आपको क्या मिलेगा बेटा, Fe2O3, और साथ ही साथ ये O2 जब इस पे अटैक करेगा तो क्रोमियम +3 से +6 जाएगा और NaOH उससे रिएक्ट भी करता है, तो यहां पर आपको मिल जाएगा सोडियम का क्रोमेट, जो कि बेसिकली इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है, आयरन का भी ऑक्सीडेशन हो गया, क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन हो गया, और क्रोमियम वाला जो पार्ट था ये एम्फोटेरिक भी, और अगर आप इसको प्लस ऑक्सीडाइज करके +6 का ऑक्साइड मान ले तो ये एसिडिक बन गया होगा, तो भी ये बेस से रिएक्ट कर जाएगा। दोनों फॉर्म में एसिड बेस रिएक्ट करके उसने सॉल्ट बना लिया, और सॉल्ट क्या बना लिया बेटा, सोडियम क्रोमेट बना लिया। सोडियम क्रोमेट जो मिला है, क्रोमेट का कलर होता है येलो, तो ये होता है बेटा येलो कलर का सोल्यूशन। सुनते जाना बहुत ध्यान से जो बातें बता रहा हूं, ये वाला पार्ट इनसॉल्युबल होता है। ये सॉल्यूशन लिखा है, मतलब आपको समझ में आना चाहिए, सॉल्यूशन के फॉर्म में मतलब सॉल्युबल फॉर्म में है। इसको फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, इनसॉल्युबल होता है, और इस सॉल्यूशन को लेकर आगे बढ़ते हैं रिएक्शन में। ये जो सॉल्यूशन आपको मिला Na2CrO4 जो कि येलो कलर का सॉल्यूशन था, इसमें अभी क्रोमियम कौन से स्टेट में बेटा, +6, ये इंटरमीडिएट तो मिल गया। अब इंटरमीडिएट से आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, फाइनल प्रोडक्ट बनाना है मतलब क्रोमेट से क्या बनाना है, डाइक्रोमेट। क्या 1 से 2 में कन्वर्ट कर रहे हो आप, और 1 से 2 में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करोगे, H2SO4 का। तो आप इसको H2SO4 से रिएक्ट कराओगे और 1 का 2 हो जाएगा, मतलब Na2Cr2O7 मिल जाएगा। इसका रिएक्शन का पैटर्न भी वही है, देखें Na2CrO4 2 मोल, क्योंकि 1 से 2 में कन्वर्ट होने तो 2 मोल का रिएक्शन हो रहा होगा, और साथ में H2SO4 जैसा KMnO4 में बताया था, ये इससे रिएक्ट करके Na2SO4 बाहर, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, एक ऑक्सीजन इसको दे दो, ये वाटर बाहर बचा, ये यही आपके सामने लिखा हुआ है Na2Cr2O7। ठीक है, अब ये जो Na2Cr2O7 मिला, ये कौन से कलर का होता है बेटा, ऑरेंज क्रिस्टल्स होते हैं इसके, ऑरेंज क्रिस्टल्स, कलर से याद होने चाहिए। CrO4 क्रोमेट का कलर क्या होता है, येलो, और डाइक्रोमेट का कलर क्या होता है, ऑरेंज। ठीक है, ये जो डाइक्रोमेट आपको मिल रहा है, इस डाइक्रोमेट को हमें फाइनली ऑब्टेन करना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो हम क्या करेंगे, सोडियम के डाइक्रोमेट को रिएक्ट करवा देंगे किसके साथ, KCl के साथ। एक सिंपल सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू आपको मिलेगा K2Cr2O7, और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा, NaCl। और ये जो आपको मिल रहा है ये भी ऑरेंज ही रहेगा, क्योंकि कलर जो ऑरेंज आ रहा है वो डाइक्रोमेट की वजह से आ रहा है, उसमें सोडियम और पोटेशियम का रोल नहीं है। तो ये आपको पूरी रिएक्शन मिल रही है। अब इसमें एक बात समझे ध्यान से, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें कि जो Na2Cr2O7 और K2Cr2O7, इनमें से Na2Cr2O7 जो है इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के फॉर्म में यूज नहीं करते, कहां, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब टाइट्रेशन की बात हो रही है।
टाइट्रेशन में इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए यूज नहीं करते, इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के लिए यूज करते हैं। उसका रीजन बोला जाता है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। हाइग्रोस्कोपिक होने से क्या प्रॉब्लम है, या फिर हमने K2Cr2O7 क्यों बनाया, हमें Na2Cr2O7 के फॉर्म में तो डाइक्रोमेट मिल रहा था, तो ये बनाने की क्या जरूरत पड़ी, ये कारण आता है। इसमें एक बात समझिएगा, जो Na2Cr2O7 है ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है। अब ये जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो आपने बाई चांस इसको कहीं स्टोर कर दिया और वहां पर कहीं से भी, जैसे ठंड में क्या होता है, कितने भी दरवाजे खिड़की बंद कर लो, रजाई को लपेट लो, हवा तो घुस ही जाती कहीं ना कहीं से, है ना, वैसे वैसी वाली कहानी है। Na2Cr2O7 को आपने स्टोर कर दिया डब्बा पैक करके, कितना भी वैक्यूम पैकिंग हो, कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत मॉइस्चर टाइम के साथ साथ आता रहेगा। जब वो मॉइस्चर आते रहेगा तो Na2Cr2O7 का जो नॉर्मेलिटी है वो चेंज हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक है। ऐसी बात मैं पहले कर चुका हूं जब डेलिक्वेसेंट बताया था कौशिक दा। तो ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, नॉर्मेलिटी बदल जाएगी, और नॉर्मेलिटी बदल जाएगी तो आप जो कैलकुलेशन करने वाले हो, देखो टाइट्रेशन में होता क्या है, टाइट्रेशन इज बेसिकली N1V1 इक्वल टू N2V2। एक ब्यूरेट होता है, एक पिपेट होता है, ठीक है। ब्यूरेट और पिपेट जिन्होंने कर रखा है टाइट्रेशन उन्हें आइडिया होना चाहिए। तो इसमें मार्किंग होती है 100 तक की, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पर स्टॉक पॉक लगा होता है जिसके थ्रू आप, है ना, ये इसमें जो भी बीकर में एसिड या बेस होता है उसको आप फ्लो कराते हैं। एक पिपेट होता है, ठीक है, इस तरह का होता है, और यहाँ पर एक रिंग बनी हुई होती है। तो आप उस पिपेट में 20 ml होता है बेसिकली मार्किंग, 20 और 25 ml दो तरह के आते हैं। तो आपने उसमें जो भी एसिड या बेस है उसको सक इन किया और यहाँ तक लाना होता है। ये थोड़ा मुश्किल काम होता है, जो बार बार इसको, है ना, इधर से यूं कर कुरा के ऐसे यूं निकाल के पूरा बह जाता है, कभी मुंह में चला गया, ऐसा बहुत सारी चीजें होती है इसके साथ, है ना। पर इसमें जनरली बेस लिया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, चला भी गया तो काम चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें क्या होता है कि जब N1V1 इक्वल टू N2V2, तो आप क्या करते, पिपेट का वॉल्यूम आपको पता चल गया 20 है, इसका वॉल्यूम यहां से पता करते हैं कि जब आपने इस पिपेट को इस बीकर में डाला और इसका जो 100 ml है उसका सोल्यूशन गिराते हैं और इसमें 2 बूंद इंडिकेटर की मिला देते हैं। तो जैसे ही ये और ये एक एसिड एक बेस है, जैसे ये न्यूट्रलाइज होगा कलर चेंज हो जाता है सोल्यूशन, आपको पता चल जाता है। जब कलर चेंज हुआ, मान लो 100 से ये आप ड्रॉप कराते गए और जैसे ही 78 आया और कलर चेंज हो गया, कलर चेंज हो गया मतलब आपको समझ में आ गया कि न्यूट्रलाइजेशन पूरा। तो कितना रीडिंग लगा आपको, 22 ml लगा। तो ये 22 आपका क्या हो गया, V1 जो भी आए, है ना, और ये 20 आपका क्या हो गया, V2। और आपके पास जो 2 सॉल्यूशन है उनमें से एक का नॉर्मेलिटी आपको दे के रखेगा पहले से, जो लैब में जाते हो वो लिखवाता है N/10 है, N/20 है, N/25 है। तो मान लो इसका नॉर्मेलिटी आपको N/10 दे रखा है, जिसका नॉर्मेलिटी आपको दिया होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है, आपको दे रखा है। अब अगर आपको ये पता है ये दोनों कैसे कैलकुलेट होते हैं वो मैंने आपको बताया, इसकी मदद से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही होता है टाइट्रेशन, ठीक है। तो जब आप टाइट्रेशन करने जाएंगे और मान लो ये जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दिया है नॉर्मेलिटी वाला, ये Na2Cr2O7 का है, और जो लैब इंचार्ज था उसको पता था कि कल आएंगे स्कूल वाले बच्चे, मतलब प्रैक्टिकल का तो टाइम टेबल फिक्स ही रहता है स्कूल में कि कल इस पीरियड में प्रैक्टिकल होगा। तो उसको पता था कि पहले लेक्चर में प्रैक्टिकल है, तो वो आज जाते जाते बना के सॉल्यूशन चला गया, बोले ठीक है कल आते से प्रैक्टिकल करवा देंगे, ठीक है। तो जब वो बना के चला गया, उसने N/10 बना के गया, वो अपनी तरफ से ईमानदारी से काम किया, उसने N/10 बना के गया। लेकिन जब तक वो आया उस दिन बारिश हो गई, ह्यूमिडिटी हो गई, मॉइस्चर खूब सारा हो गया, और ये जो Na2Cr2O7 था इसने मॉइस्चर धड़ाधड़ लिया और ये N/10 से N/20 होगा बाई चांस, नॉर्मेलिटी बदल जाएगी। अब नॉर्मेलिटी बदल गई, उसके तो दिमाग में था कि मैं N/10 बना के गया हूं, ठीक है। अब आपको बोला कि लोग करो प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, आप परफॉर्म कर रहे हैं, यहां पर बाई चांस ये N2 आना था 0.1 और आ रहा है 0.2, ऐसा कुछ अलग आ गया। आप बार बार जाके बोल रहे सर ये आया, ये खींच के बोले अब गधो तुमसे प्रैक्टिकल नहीं होता, कैलकुलेशन नहीं हो रही तुमसे, कैसे आ गया ये। फिर वापस दूसरा वाला बैच आए, 4-4 5-5 बच्चों का ग्रुप बना के रखते, वो भी क्या बोले दिया खींच के। तो इसमें ना आपकी गलती ना उसकी गलती, गलती Na2Cr2O7 की। ये दिक्कत लैब में चल जाएगा, आपसे नहीं हुआ, वो लैब इंचार्ज क्या बोलेगा, अबे गधो तुमको कुछ आता नहीं है, एक काम करो वो कोने में प्रैक्टिकल फाइल रखी हुई है, निकालो और उससे रीडिंग लिख लो, तुमको हो गया अपना काम खत्म। लेकिन ये काम आप सोचिए अगर ड्रग इंडस्ट्री में ऐसा हो जाए जहां मेडिसिन बनती है, तो जरा सी नॉर्मेलिटी चेंज हुई, ऊपर जाने वाला नीचे भी आ सकता है, नीचे वाला ऊपर भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। और इसीलिए जब भी आपको प्राइमरी स्टैंडर्ड बनाना होता है तो प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऐसे कंपाउंड का बनाया जाता है जिसकी कंसंट्रेशन खुद ब खुद चेंज ना हो,
और वो किसको प्रेफर करा जाता है, K2Cr2O7 को। ठीक है, तो एक यहां पर ये प्रिपरेशन लिख लो, इसके बाद स्टेटमेंट एक बोल दे रहा हूं, लिखिएगा। Na2Cr2O7 लिखिएगा, Na2Cr2O7 is hygroscopic in nature. Na2Cr2O7 is hygroscopic in nature. Therefore, it cannot be used. Therefore, it cannot be used as a primary standard. Therefore, it cannot be used as a primary standard in volumetric analysis. It cannot be used as a primary standard in volumetric analysis. Volumetric analysis बोले या quantitative analysis भी बोल सकता है, दोनों का मतलब टाइट्रेशन होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ब्रैकेट में आप लिख लेना क्वांटिटेटिव एनालिसिस, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ब्रैकेट में क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी बोलता है। बिकॉज सॉरी, ये तो लिख लिया अपन ने, कैन नॉट बी यूज्ड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। रीजन पहले लिखा दिया आपको, हाइग्रोस्कोपिक होता है, इसलिए डॉट करके फुल स्टॉप करके आगे लिखेंगे K2Cr2O7 is used, K2Cr2O7 is used as a primary standard. K2Cr2O7 is used as a primary standard. ठीक है, फुल स्टॉप। अब आपसे पूछे इन दोनों में से सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, जिसका हाइग्रोस्कोपिक नेचर ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा। तो Na2Cr2O7 इज मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू K2Cr2O7। कभी आ जाए तो हाइग्रोस्कोपिक से आप कर सकते हैं उसको। चले आगे बढ़ते हैं। ये प्रिपरेशन के बाद इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ बढ़ेंगे, पर पहले इसके भी स्ट्रक्चर्स जो हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे हमने मैंगनेट और पर मैंगनेट का किया था, तो पहले हम लोग ले रहे हैं क्रोमेट, और फिर क्रोमेट तो है येलो कलर का, और फिर यहां पर ले रहे हैं डाइक्रोमेट, दैट इज ऑरेंज इन कलर।
चलो बेटा, है ना, यहाँ पर स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं हम लोग क्रोमियम के बारे में। क्रोमियम के दो कंपाउंड है, एक तो इंटरमीडिएट और एक फाइनल प्रोडक्ट जो हमने बोला। एक क्रोमेट बन रहा है, एक डाइक्रोमेट बन रहा है। ध्यान से देखें, क्रोमेट का जो स्ट्रक्चर है, क्रोमेट का जो कलर है बेसिकली कौन सा कलर है? येलो। डाइक्रोमेट का कलर आपको बता दिया कौन सा कलर है बेटा? ऑरेंज। ध्यान सुनेगा, कलर के दो रीजन होते हैं, एक तो चार्ज ट्रांसफर और एक डीडी ट्रांजिशन। यहां पर आप क्रोमियम +6 है, ये दोनों चार्ज ट्रांसफर में आपको लिखाए जा चुके हैं। क्रोमियम +6 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा बेटा? D0। क्रोमियम +6 का कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? D0। D0 D10 शुड हैव बीन कलरलेस, लेकिन ये D0 होने के बावजूद भी कलर दिखा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि ये क्या कर रहे होंगे बेटा? चार्ज ट्रांसफर। तो इनके कलर का रीजन दोनों का क्या है बेटा? चार्ज ट्रांसफर। लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आपको पहले ही बताया हुआ एग्जाम्पल लिखवा रखे चार्ज ट्रांसफर में। स्ट्रक्चर पे आते हैं, जैसे मैंगनीज क्लोरीन के इक्विवेलेंट है, वैसे क्रोमियम सल्फर के इक्विवेलेंट है। इसको सल्फर मान लें, सल्फेट जैसा स्ट्रक्चर बना दीजिए। यहां पर आप सल्फर रखिए, H2O7, ओलियम, SOS बॉन्ड, वैसा स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ठीक है, अब आपसे अगला क्वेश्चन वही पूछेगा, ज्योमेट्री कैसी है? टेट्राहेड्रल। यहां पर भी अगर मैं एक क्रोमियम के रिस्पेक्ट में देखूं तो एक क्रोमियम के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा बेटा? टेट्राहेड्रल ही बनेगा। और सारे पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई, जैसा KMnO4 वगैरह में हो रहा था, यहां पर भी सारे पाई बॉन्ड डी पाई पी पाई, क्योंकि हाइब्रिडेशन sp3 चल रही है इसकी। बॉन्ड लेंथ के ऊपर आ रहे हैं, ऑल 4 क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ विल बी सेम। यहां पर टोटल 8 बॉन्ड लेंथ बेटे इस केस में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्ड लेंथ, लेकिन 8 में से कितनी बॉन्ड लेंथ इक्वल मिलेंगी बेटा? 6। अब आपको समझ में आना चाहिए यहां पर कि कौन सी 6 बॉन्ड लेंथ आपको बराबर मिलेंगी। क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर ब्रिज वाला जो ऑक्सीजन है वो इक्वल नहीं बनाएगा, बाकी उधर की 3 और इधर की 3 क्या बनाएंगे बेटा? इक्वल बॉन्ड लेंथ बनाएंगे, क्योंकि ये रेजोनेंस में क्या कर रहे होंगे बेटा? पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप देखें तो एक बात बताओ, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आ गया बाय चांस, सुने, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ कितना होगा? इसके बॉन्ड एंगल सारे बराबर होंगे, ये रेगुलर है ना। इसका क्या आ गया? 1.5 सल्फेट है, इमेजिन कर लो। इसका बॉन्ड ऑर्डर बताइए? 1.66, 5/3 है ये 1.5 है, ये 1.66 है। समझ में आना चाहिए, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम। ये ज्यादा, ये कम, ये ज्यादा, और ये उससे भी ज्यादा, क्योंकि यहां तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। क्या बात समझ में आ रही है? XYZ करके दे दे, सॉल्व कर लेना, बॉन्ड ऑर्डर से सॉल्व होगा, क्योंकि शेल नंबर तो हर जगह क्रोमियम ऑक्सीजन का सेम है। इसका एक बॉन्ड एंगल आपको दिखा रखा है, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम का जो ब्रिज वाला है, ये एंगल आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में गिवन है। तो अगर आपसे कभी आपसे पूछ ले कि जो ब्रिज वाला एंगल है CRO/CR का, उसका वैल्यू क्या होता है, तो 126 वैल्यू है। कई जगह पर ये 123 भी दिया होता है, तो आपको हो सकता है ऑप्शन में 126 के बदले 123 आ जाए, दोनों में से एक ही कोई आएगा। तो आप नॉर्मल जो है ना आंसर समझ जाना, इसी रेंज में कहीं आएगा। एनसीईआरटी 126 लिखता है, इसलिए मैंने 126 लिखा है, बट कई जगहों पर 123 भी दिया होता है। तो डिपेंड्स की क्या देता है, वैसे तो एनसीईआरटी का ही ऑप्शन आपको आएगा, तो आप 126 याद रखें बेटे इसको। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं प्रॉपर्टीज की तरफ। प्रॉपर्टीज में पहला प्रॉपर्टी वही आ रहा है जो हमने ऑक्सीजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखा था बेटा। तो जैसा KMnO4 में हीट किया था, K2Cr2O7 को आप हीट कर रहे हो, ये क्या बेटा? फाइनल प्रोडक्ट है। फाइनल प्रोडक्ट को हीट किया तो इंटरमीडिएट, और साथ ही साथ क्या मिल रहा है? Cr2O3, जो इसका एम्फोटेरिक ऑक्साइड था। ध्यान रखना, इंटरमीडिएट बनाते वक्त Na2Cr4 मत लिख देना कि सर आपने इंटरमीडिएट तो Na2Cr4 बनवाया था। अब आप पोटेशियम को हीट कर रहे हो तो पोटेशियम का ही मिलेगा क्रोमेट। इंटरमीडिएट कहने का मतलब ये, ठीक है ना। और Cr2O3 और O2 निकल जाएगा। इसके ऊपर हम लोग काफी टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, मीडियम डिपेंडेंट होता है, 1 से 2 में जाने के लिए एसिडिक मीडियम, और इधर से इधर आने पे ये। कल आपको एक पॉइंट बताया था Fe+6 वाला, कुछ याद आ रहा है? वैसे ही है, मिलता जुलता। ठीक है, हाँ। आए इधर, कलर की अगर हम लोग बात करें तो येलो है, ऑरेंज है। अब इसमें याद रखने के लिए है ना, इसमें बोल देते हैं बॉय, कलर याद रखने के लिए। बेसिक में ऑरेंज से येलो, क्या मतलब इसका? बेसिक मीडियम में ऑरेंज से येलो आपको मिल रहा होगा, बेसिक मीडियम में ऑरेंज से येलो मिल रहा होगा, तो कलर्स भी इससे याद हो जाते हैं, बॉय ट्रिक से। और प्रोडक्ट भी बना सकते हो। वैसे आपको मैंने बोली दिया, एसिड में 1 से 2 जा रहा है, और बेसिक में आप बॉय से याद कर सकते हो, तो दोनों तरफ से कलर भी याद हो जाएंगे। इस रिएक्शन के ऊपर बात करें, अच्छा यहाँ पर एक स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, लिख लेना, स्पेस छोड़ देना, 2 लाइन छोड़ देना, मतलब वहां पर वही लिखना है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं जो। उसके बाद बटरफ्लाई बना लो,
चले, वो जो क्रोमेट और डाइक्रोमेट का है स्टेटमेंट बोल देना, उसके बारे में लिखिएगा। क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर interconvertible. Chromates and dichromates are interconvertible depending upon the medium provided. तो जैसा भी मीडियम दिया जाएगा उसके हिसाब से ये आपस में क्या हो सकते हैं बेटा, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। और आपको बता दिया कौन से मीडियम में क्या बनेगा। जो अल्कलाइन मीडियम होगा उसमें क्रोमेट मिल रहा होगा और एसिडिक मीडियम में आपको डाइक्रोमेट मिल रहा होगा। ठीक है, इसके बाद आइए यहाँ पर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। और प्रॉपर्टीज अगर आप देखें तो एसिडिफाइड K2Cr2O7 ना चाहिए एक लास्ट रिएक्शन यहाँ पर रह गई, वो भी देख ले। K2Cr2O7 को अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो बेसिकली आपको यहाँ पर और कुछ नहीं, बस इसका प्रिपरेशन देखना। और इसके प्रिपरेशन में भी आपको सिर्फ कलर से मतलब है। अगर आपको कभी बोल दे कि क्रोमियम का कोई ब्लू कलर्ड कंपाउंड है, तो आपको बस दिमाग में आ जाना चाहिए कि किसकी बात हो रही है बेटा, बटरफ्लाई की बात हो रही है। ब्लू कलर्ड क्रोमियम का कंपाउंड कभी भी आए तो आप CrO5 को रिलेट कर लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पर एसिडिफाइड K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए फिर वही डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे हैं, कंसंट्रेटेड एसिड यूज नहीं करेंगे, डाइल्यूट एसिड यूज करेंगे आप। और एसिडिक मीडियम में क्रोमियम +6 से कहां कन्वर्ट होगा बेटा, +3 में। क्रोमियम +3 का कलर याद करिए, जो फायर क्रैकर्स है वहां से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कौन सा कलर होता है बेटा, ग्रीन कलर होता है। यहाँ पर ग्रीन कलर मिलेगा। कल क्रोमियम +3 का कर मनवा वॉयलेट वाला एक केस बताया था, +3 वहां पर वो था वॉयलेट, पर वो कौन सा कॉम्प्लेक्स था, एक्वा कॉम्प्लेक्स था। फिर से बोल रहा हूँ, कल जितने भी कलर्स आपको लिखाए गए थे वो सब एक्वेटेड कॉम्प्लेक्सेस के थे, मतलब वहां पर जैसे क्रोमियम का H2O6 इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स बन रहे होंगे उनका कलर है वो। ठीक है, ये अपन नॉर्मल कंपाउंड, या तो ये ऑक्साइड हो सकता है या ये सल्फेट हो सकता है। बेसिकली ये सल्फेट बनता है क्रोमियम का +3 का। ऑक्साइड आ जाए तो भी उसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है, जो कि हमने फायर क्रैकर में यूज किया था। और क्रोमियम का सल्फेट आ जाए तो भी इसका कलर क्या है बेटा, ग्रीन कलर है। ठीक है, आइए यहाँ पर Fe+2 इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू Fe+3। Sn+2 Sn+4 में चेंज हो जाएगा। सल्फाइड है, सल्फर में चेंज हो जाएगा। आइट आयन है, किसमें चेंज हो जाएगा बेटा, 8 में, +3 से +5 जा रहा है। सल्फाइड है, किसमें चेंज हो जाएगा, सल्फेट में। Br- I- Br2I2। यहां पर बस एक चीज गायब है जो आपको नहीं दिख रही, वो है Cl-, जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। और इसको देखें, ये अलग रिएक्शन है। अल्कोहल जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, अल्कोहल से एसिड बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें आप K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं। तो अल्कोहल से एसिड बन रहा है। ये जो रिएक्शन है इसको यूज करते हैं ड्रंकन ड्राइवर टेस्ट में, मूवीज वगैरह में, इवन रियल लाइफ में भी देख लिया होगा। वो ट्रैफिक पुलिस के पास वो मशीन होती है, कोई पी के चला रहा होता है ना, इसको बोलते हैं पियक्कड़ चालक परीक्षण। ठीक है, तो ये जो पियक्कड़ चालक परीक्षण है, कोई है ना बेवड़ा चला रहा है, बोले ले फूको, इसमें फूक दिया, तो पहले वो जो मशीन होता है उसका कलर, ये K2Cr2O7 का कलर क्या होता है, ऑरेंज। और जैसे ही फूक मारेगा, अगर ये रिएक्शन हो रही होगी, अल्कोहल से कंबाइन हुआ, तो ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। रिएक्शन प्रोसीड होगी तो वो कलर चेंज होके क्या हो जाएगा, ग्रीन। जैसे ही नारंगी से ग्रीन हुआ, बोले आओ खोपचे में, है ना बोले लेके गए, चालान आलान जो भी है ले गए। ज्यादा ही अगर चलाने की हालत में नहीं तो एक आध दिन है ना बैठा के रखते, बोले यही खाओ पियो आराम से, खातिरदारी करते हैं उनकी। ठीक है, तो ये रिएक्शन है क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। चले बेटा, है ना। इसके बाद एक लास्ट रिएक्शन और आपके सामने लिखी जा रही है, जो हम लोग शुरू से बात करते हुए आ रहे हैं। Cl- को ऑक्सीडाइज करने की ताकत दो चीजों के पास नहीं है। एक तो H2SO4, जिसने इसके साथ क्या दिखाया था, डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाया था। और एक किसके पास ताकत नहीं बेटा, K2Cr2O7। ध्यान सुनेगा, ये जो K2Cr2O7 के साथ H2SO4 लिखा हुआ है, ये है एसिडिफाइड K2Cr2O7। ये है एसिडिफाइड K2Cr2O7। और एसिडिफाइड K2Cr2O7 की जब आप हैलाइड से रिएक्शन करा रहे थे, तो हैलाइड को किसमें बदलना चाहिए था, हेलोजन में। तो ऐसे ही इसको Cl- को किसमें बदल देना चाहिए था बेटा, Cl2 में। लेकिन ये उसको ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता,
और ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, इसलिए स्टेट चेंज नहीं होगी, रेडॉक्स नहीं होगा बेसिकली। अब देखिए प्रोडक्ट ऐसा मिल रहा है जहां पर क्रोमियम जिस स्टेट का था उसी स्टेट का है, क्लोरीन जिस स्टेट का था उसी स्टेट का, मतलब यहाँ रेडॉक्स नहीं हो पा रहा। अदरवाइज अगर रेडॉक्स होता तो क्रोमियम +6 से किसमें चेंज हो जाता बेटा, +3 में, और हेलोजन -1 से किससे चेंज हो जाता, 0 में। पर यहाँ रेडॉक्स नहीं हो पा रहा क्योंकि दोनों एक दूसरे को ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं कर पा रहे, या ऐसा बोल दे कि Cr2O7 की औकात नहीं कि क्लोरीन को क्या कर दे बेटा, ऑक्सीडाइज कर दे, है ना। अब ये जो कंपाउंड आपको मिला है CrO2Cl2, चार्ज ट्रांसफर में लिखाया था, इसमें भी क्रोमियम +6 है, D0 कॉन्फ़िगरेशन है। D0 कॉन्फ़िगरेशन में अगर कलर आ रहा है तो कलर का रीजन क्या होगा बेटा, चार्ज ट्रांसफर होगा। और इस रिएक्शन में पहली बात वहां पर NaCl के नीचे कुछ लिखा है आयनिक क्लोराइड। ये टेस्ट केवल और केवल कौन दिखाते हैं, आयनिक क्लोराइड दिखाते हैं, कोवेलेंट क्लोराइड ये टेस्ट नहीं दिखाएंगे। जैसे अल्बेली के CBI वो आ गए तो वो ये टेस्ट परफॉर्म नहीं करेंगे, ये एक खास बात है। और दूसरा एक और पॉइंट बनता है इसके ऊपर, NaCl लिया आपने, K2Cr2O7 लिया, और एसिडिक के बदले आपने कौन सा मीडियम प्रोवाइड कर दिया बेटा, अल्कलाइन। इधर देखें ध्यान से, इधर देखो, K2Cr2O7 को जब आपने अल्कलाइन मीडियम दिया, क्या क्रोमेट का फॉर्मेशन हो जाएगा? यस। ये दोनों आपस में मिलकर क्रोमेट बनाएंगे, वो क्रोमेट जो है वो NaCl के Na से कंबाइन होगा, सॉल्ट बना लेगा, और सॉल्ट बनेगा Na2CrO4, सोडियम के क्रोमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अभी जो सोडियम के क्रोमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये कौन से कलर का सोल्यूशन होता है बेटा, येलो सोल्यूशन होता है, जो प्रिपरेशन के टाइम पे हम लोगों ने देखा था। और ये जो येलो सोल्यूशन है, इसको अगर फर्दर आप लेड एसीटेट से रिएक्ट करा दें, ध्यान सुनना जो बोल रहा हूं, लेड एसीटेट से रिएक्शन करा दें तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बेसिकली सॉल्ट एनालिसिस का पार्ट है, लेकिन इसमें क्वेश्चन फ्रेम होते रहते हैं, इसलिए लिखवा दे रहा हूं आपको कि जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, सोडियम का तो एसीटेट बन जाएगा और लेड का क्रोमेट बन जाएगा। जो लेड का क्रोमेट है वो भी कौन से कलर का होगा बेटा, येलो, ठीक है। लेड का क्रोमेट भी कौन से कलर का होगा, येलो। लेकिन फर्क ये है कि ऊपर येलो सोल्यूशन है और यहां येलो प्रेसिपिटेट है। कभी आ जाए कि क्रोमियम कंपाउंड विच इज हैविंग अ येलो सोल्यूशन, तो आप समझ जाएं सोडियम क्रोमेट की बात हो रही है। और कभी आ जाए अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ क्रोमेट, तो आप समझ जाएंगे किसकी बात हो रही है बेटा, लेड क्रोमेट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो भी कंपाउंड्स वगैरह आपको पढ़ने थे यहां पर कंप्लीट होते हैं। K2Cr2O7 जो है उसके बारे में जब आप NCERT उठाएंगे तो NCERT जब उसके बारे में शुरुआत करता है वहीं पर लिखता है कि ये जो K2Cr2O7 है इसका मेन एप्लीकेशन होता है बेटा लेदर इंडस्ट्रीज में। कहाँ यूज होता है, लेदर इंडस्ट्री में। लिख देना आप चाहे तो कहीं पे लिख लेना, K2Cr2O7 इज मेनली यूज्ड इन लेदर इंडस्ट्रीज। टैनिंग ऑफ लेदर के लिए इसको यूज करते हैं। और एजो डाइज जो होती हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डाइस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, उसमें जो एजो डाइज होती है उनके फॉर्मेशन में भी K2Cr2O7 का रोल होता है। तो अब ये दो चीजें NCERT में गिवन है, लिख लेना। K2Cr2O7 is used in leather industry and also used in azo dyes। चलिए बाकी इसके आगे F ब्लॉक है, कल स्टार्ट करेंगे उसको।